फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है ना। थोड़ा तेजी में चले, चलिए। चलो। अब यहाँ पर ये है कि ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। मतलब मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ फ्रांस में। देखो मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग मतलब उदय, मतलब पहले उदय नहीं था, नहीं पहले नहीं था। मध्यम वर्ग में कौन आ रहा था? थर्ड स्टेट। मध्यम वर्ग में कौन आ रहा था? थर्ड स्टेट का लोग। उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, किसान भी है, व्यापारी भी है ना। तो क्या होगा, यही क्रांति का क्या बनेगा? स्रोत। पता है ना, ये क्रांति का वाहक बनेंगे, ये क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा क्या हो गया मध्यम वर्ग में कि जो क्रांति का रोल निभाएगा। थर्ड स्टेट में ही जो अच्छा अच्छा लोग है, पढ़ा लिखा धनी लोग, उसी को कहेंगे मध्यम वर्ग, ठीक है ना, गरीब लोग को नहीं। तो थर्ड स्टेट में ही जो पढ़ लिख लेगा, जो धनी हो जाएगा, मतलब प्रोस्परस शब्द का इस्तेमाल है बुक में, तो प्रोस्परस हो जाएगा मतलब जो धनी हो जाएगा, या फिर एजुकेटेड मतलब जो शिक्षित हो जाएगा, तो वही थर्ड स्टेट में से निकल के तुमको फ्रांस की क्रांति का नायक बनेगा, ठीक है। मतलब ये लीडर बन जाएगा। हाँ, लीडर बन जाएगा। अब यही तुमको क्रांति को आगे बढ़ाएगा। मतलब ये किसान तो नहीं कर रहा, अभी किसान का रोल है नहीं है। किसान का रोल दिखाएंगे रसिया में, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो मध्यम वर्ग और धनी वर्ग कैसे बने। मध्यम वर्ग शिक्षित और धनी कैसे बना। मध्यम वर्ग जब भी बोल रहे थे याद होना चाहिए कि थर्ड स्टेट में से जो पढ़ लिख लिया, व्यापार कर लिया, पैसा कमा लिया, वही बन गया मध्यम वर्ग। जो ज़्यादा पैसा कमा लिया वो भी मध्यम ही वर्ग। हाँ, मध्यम वर्ग। तो यहाँ हम लोग नहीं मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, तो वही बात हो गया। तो देखो व्यापार करेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा कमाया तो उस पैसे से क्या करेगा? अब शिक्षा ग्रहण करेगा। क्या किया? शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षित हो जाएगा वो। जब शिक्षित हो जाएगा तो दार्शनिक के विचारों से, रूसो क्या कहता है, आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन और दार्शनिक नहीं, लेकिन तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, अरिस्टोटल क्या कहता है, अभी तुम सब नाम नहीं समझेगा। ये सब क्या कहता है? दार्शनिक मतलब जो समाज में, जैसे कि हम लोग के लिए दार्शनिक कौन हो गया अभी, जैसे समझ जाओ खान सर हुए हैं, विकास विकृति, तो उसका बात समझे, तो उसके विचार से क्या होगा? प्रभावित होगा। जब प्रभावित होगा तब सोच समझेगा क्या सही है, क्या ये गलत हम लोग है, पे क्यों रूल कर रहा है। हाँ, क्यों रूल कर रहा है, पैसा तो हम लोग कमा रहे हैं, तो क्रांति में भूमिका निभाएगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ट्रेड करेगा तो प्रॉस्परस होगा, मतलब धनी होगा। प्रॉस्परस होगा तो इन्वेस्ट करेगा एजुकेशन में, तो क्या हो जाएगा? एजुकेटेड। एजुकेटेड हो जाएगा तो इन्फ्लुएंस होगा किससे? भाई फिलोसफर। फिर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब तुमको वो तो ढांचा था, अब बताते हैं डिटेल में। और देखो ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कैसे ग्रो हुआ, एक ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। तो जब ओल्ड रिजिम था फ्रांस में, ओल्ड रिजिम मतलब समझ में आ रहा है ना, लेट 18th सेंचुरी, बिफोर 1789। तो इस समय क्या हो गया, एक इमरजेंस हुआ, उदय हुआ नया सोशल ग्रुप का, जिसको बोला गया मिडिल क्लास। जो थर्ड स्टेट था, जो थर्ड स्टेट मतलब मिडिल क्लास, थर्ड स्टेट समझ जाओ, मिडिल क्लास को बराबर नहीं बोलेंगे, वो क्या हो गया? एजुकेटेड हुए और प्रॉस्परस हुए। अब ये प्रॉस्परस कैसे हुए? धनी कैसे बन गए? धनी लिखा गया, धनी कैसे बन गई है? तो देखो इसमें कौन कौन था? मर्चेंट, लॉयर, ट्रेडर, ये सब क्या बन गया? धनी बन गया, कमा कमा के। कैसे कैसे कमाया ये सब? बाय ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जो फ्रांस जो है वो व्यापार करता था अपने उपनिवेशों के साथ, अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है यहाँ के व्यापारी, तो उस पैसे से कमा कमा के क्या बन गया? प्रॉस्परस बन गया, धनी बन गया। तो धनी कैसे बन गया समझ में आ गया ना, कैसे बना धनी? बाय ओवरसीज ट्रेडिंग, समुद्री व्यापार से। एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो ट्रेड होता है समुद्री, उसको बोलते हैं ओवरसीज ट्रेड। अब एजुकेटेड कैसे बनेगा? ज्ञानी कैसे बने? तब बिकम एजुकेटेड एंड बिलीवेड इन। एजुकेटेड तो बन गया इन्वेस्ट करके, और किस में विचार रखने लगा? क्या क्या में विचार रखने लगा? जब एजुकेटेड हुआ तब अभी तो कोई शब्द पूछेगा, ये शब्द पूछता है, क्या क्या में विचार रखने लगा। ये जो फ्रांस का मध्यम वर्ग गया, कैसे कैसे विचार रखा शिक्षित होके। प्रिविलेज बाय बर्थ शुड बी एंड, मतलब कि जो आपको विशेषाधिकार जन्म से मिलता है उसको अंत होना चाहिए।
आपको विशेषाधिकार चाहिए तो आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको मिले। जैसे राजा का बेटा ही राजा होगा। वैसा काम खत्म। राजा आपके गुण है तब आपको विशेषाधिकार मिलेगा। द पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन मेरिट। पर्सन का जो सोशल पोजीशन है मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लेडुआ का लड़की है और वो भी ऊपर में रह जाए। थर्ड स्टेट में उसको होना चाहिए जो लेडुआ है, चाहे वो लड़की चाहे नोबिलिटी हो चाहे खुद थर्ड स्टेट का लोग हो। सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ फॉर ऑल। सोसाइटी ऐसा बनना चाहिए सारों जो के लिए फ्रीडम equal- मिले और सारों को इक्वल राइट्स दे। इक्वल। पूछता है सब याद होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर एक एमसीक्यू भी पूछेगा, लिखने के लिए भी आएगा कि ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जो थर्ड स्टेट का लोग है, जो मिडिल क्लास है, जो ग्रोइंग हुआ तो किस किस चीज़ में बिलीव करता था। तो एक पॉइंट लिखना होगा एग्जाम में। आफ्टर एजुकेटेड, जब एजुकेटेड हो गया तो थर्ड स्टेट क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ किससे, फिलोसफर से। एजुकेटेड हुआ फिर ये सब दिमाग उसके मन में आने लगा विचार। कैसे आ रहा है तो फिलोसफर का बात सुन के। थर्ड स्टेट कैसे से इन्फ्लुएंस होने लगा, फिलोसफर से। तब देखो अभी बहुत सबसे ये क्या है, एक चीज़ और भी यहाँ पे हम यहाँ पर भी दे दिए हैं। देखो ये भी सब लिखा हुआ है किस तरीके से होने लगा था, ये भी लिख देना। ट्रेड इन्वेस्ट ये डी स्टैट। अब फिलोसफर से किस तरीके से प्रभावित हो गए लोग, फिलोसफर क्या क्या विचार दिया है पता नहीं, फिलोसफर से किस तरीके से प्रभावित हुआ। पहले कमाया फिर शिक्षित हुआ फिर फिलोसफर का बात जाना फिर उसके बाद आवाज़ उठाएगा, आवाज क्रांति कर दिया। तब फिलोसफर का बात मतलब दार्शनिक का भूमिका क्या चीज़ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो जानना है। तो रोल ऑफ फिलोसफर कहाँ पे, इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दार्शनिक का क्या भूमिका था, वो मध्यम वर्ग को इन्फ्लुएंस किया, मिडिल क्लास को इन्फ्लुएंस किया अपने विचारों से, अपने बुक से कुछ ना कुछ कहा होगा। एकदम ये सब याद होना चाहिए, एक एक लाइन जैसे लिखा गया है। तो इसमें बहुत सारा दार्शनिक था, जैसे कि जॉन लॉकी। कौन कौन दार्शनिक थे यहाँ देखो, एक है जॉन लॉकी, फिर एक है रूसो, फिर एक है मॉन्टेस्क्यू, फिर एक है वॉल्टेयर। तो पूछ देगा जैसे 5-6 दार्शनिक दे देगा और कोई दार्शनिक दे देगा, जैसे कि सैमुअल एडम्स। पूछेगा इसमें से कौन सा फिलोसफर फ्रेंच की रिवॉल्यूशन में अपना भूमिका नहीं निभाया था, हाथ पकड़। अभी तक लग रहा है, बाद में बहुत कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक है लुइस ब्लांक और भी है रॉबर्ट ओवेन, ये सब रशियन रिवॉल्यूशन का है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें कौन कौन फिलोसफर था। बताओ कौन कौन था फिलोसफर जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन में भूमिका निभाया। एक तो जॉन लॉकी, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ठीक है ना, रूसो और वोल्टेयर, ठीक है। एलएम आरबी। अब इस सब का बुक का नाम याद रखना है, सब कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया है वो भी याद रखना है, क्या बोला, ठीक है ना। तो पहला आते हैं हम लोग, जैसे कि जॉन लॉकी, इसके बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या ट्रीटीज दिया, ठीक है ना, उसके ऊपर। चलिए यहाँ देखो, जॉन लॉकी क्या है, वो पूछेगा कि जॉन लॉकी क्या है, तो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन में अपना भूमिका निभाया। इसका बुक का नाम क्या चीज़ था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब हमको याद कैसे रहेगा भैया, लंबे समय के लिए तो कुछ ट्रिक बनाना होगा। तो लॉकअप में कौन रख देता है, गवर्नमेंट रख देता है, तो इसे याद रखेंगे। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके बुक का नाम है, लॉकी का। ये क्या बोला, साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। पूछेगा ये लाइन कौन बोला था, ऐसा ही देख के। इस लाइन का मतलब हुआ साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसका डिवाइन मतलब क्या होता है और डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, सिद्धांत। डिवाइन मतलब होता है दैवीय, मोनार्क मतलब होता है राजतंत्र। मतलब इसका मोटा मोटी ये जानना चाहो कि राजा का दैवीय सिद्धांत, क्या बोलना चाह रहा है, राजा का दैवीय सिद्धांत। राजा जो अपने आप को दिखाता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राज्य हूँ, ये सब बकचोदी नहीं चलेगा। इसके खिलाफ था कौन, जॉन लॉकी। तो पूछेगा डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के अगेंस्ट कौन था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के अगेंस्ट जॉन लॉकी। तो जॉन लॉकी अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मतलब वही राजा का दैवीय सिद्धांत के खिलाफ कौन था, जॉन लॉकी। इस बात को किस बुक में बताया अपने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। अब जेन रूसो, जेन पे नाम छोड़ो, रूसो से नाम याद रखो। रूसो बहुत बड़ा
फिलोसफर है पूरे इतिहास में, रूसो। रूसो क्या है? तो रूसो क्या है, ये इसका बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है इसके बुक का नाम? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके रूसो का बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कैसे याद रखेगा लंबे समय के लिए? तो रूसो कीसु रूसो है। तो सोशल है, सोशल कॉन्टैक्ट है हमसे, किसु का बगल में रहता है, इसे याद रख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या आपने विचार दिया इस बुक में? रूसो अपने बुक में क्या विचार दिया? तब बोला कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सरकार जो बनना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे बनना चाहिए, आपस में बातचीत करके बनना चाहिए जनता और नेता के बीच में। इक्वल वोटिंग मिलना चाहिए सभी को। प्लस एक भी बोला कि जो जनरल विल बी सोवरेन, मतलब जनरल विल बी सोवरेन मतलब समान इच्छा ही सर्वोपरि है। समान इच्छा ही सर्वोपरि। जनता का जो इच्छा है वही सबसे ऊपर है, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो रूसो क्या बोला? जनरल विल बी सोवरेन और द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किस पे? जनता, पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसके बुक का नाम था क्या? सोशल हायरार्की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल हायरार्की हम इंडियन में आ गए। अब यहाँ पे देखो मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू तीसरा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भूमिका निभाएगा। मॉन्टेस्क्यू क्या बोला? इसके बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ। अब याद कैसे रखेंगे? तो स्पिरिट ऑफ लॉ किसके बुक का नाम है? तो मॉन्टेस्क्यू को। तो कैसे याद रखेंगे? मॉन्टेस्क्यू से याद रखो माउंटेन ड्यू। अब माउंटेन ड्यू देखने में कैसे लगता है? स्प्राइट जैसा लगता है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ किसके बुक का नाम है? माउंटेन ड्यू। ऐसे ही याद रखो। अब ये अपने क्या दिया, लग रहा है ना एकदम एट से अलग है। इतना में तो पूरा पटक दिया हम लोग को। अभी शुरुआत है चैप्टर। अब इसका देखो मॉन्टेस्क्यू क्या है, अपने बुक में क्या दिया था बात? डिवाइन पावर। ये डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट, मतलब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। बोला सरकार के 3 अंग होता है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो मोनार्क क्या करता है? तीनों काम खुद करने लगता है, वही बन जाता है सब चीज़। मैं ही राज्य हूँ, मतलब तुम ही कार्यपालिका हो, तुम ही न्यायपालिका हो। तो कौन बोला था? लुइस 14, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ बोलता है ये सब नहीं चलेगा। लुइस 14 है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का है, वहाँ का विचारक यहाँ पर प्रेरित कर रहा है। लुइस 14 ही सबसे पहले दिया था। इसका विचार भी हम लोग आज अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं, लुइस इसका मॉन्टेस्क्यू का। तो स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक में बोलता है कि पावर का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया? मॉन्टेस्क्यू। मतलब ये बोलता है कि कार्यपालिका अलग होना चाहिए, न्यायपालिका अलग होना चाहिए, जुडिशियरी अलग होना चाहिए। एक और है जिसका नाम है वोल्टेयर। क्या नाम है? वोल्टेयर। वोल्टेयर का बुक तो नहीं है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है ना, कहीं खोजे ऐसे इधर उधर भी तो उसमें भी नहीं था। लेकिन एक बात कहता है, expose the defect of church, society and monarchy. Expose the defect of church, society and monarchy. Although he was not in the favor of democracy, he was supporter of monarchy, should be in dress. ये पूरा लाइन बोला था, इतना पूरा लाइन याद भी रखना होगा। मतलब ये बोला तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में भी लिख दिए हैं, भले ही ये चर्च एक्सपोज किया किसको? चर्च को, सोसाइटी को, मोनार्की को। भले ही मतलब चर्च को, वहाँ के समाज का जो डिवीज़न है, वहाँ का मोनार्की जो राजतंत्र है, उसके खिलाफ बोला, उसका कमियाँ गिनाया, इसमें ये कमी है। लेकिन फिर भी ये नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे लोकतंत्र आ जाना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए। बोला ठीक है कमी है, लेकिन इसी में सुधार करके अभी भी किसके फेवर में हो? मोनार्की के फेवर में। यहाँ पे ये पूछेगा घुमा के, इसमें से कौन सा फिलोसफर मोनार्की के फेवर में है? वोल्टेयर। सब तो मोनार्की के फेवर में नहीं है। वोल्टेयर लेकिन बोल रहा था मोनार्की के फेवर में है। तो राजतंत्र के फेवर में कौन है? कौन बोलेगा? वोल्टेयर। कैसे याद रखेंगे? वोल्टेयर का वोल्टेज हाई हो गया, हाई है, हमेशा अभी भी राजतंत्र के ही समर्थक में है। बोलता है कि अब इसको याद कैसे रखेंगे इतना बड़ा स्टेटमेंट को? तो ऐसे लिख सकते हैं, सुनो यहीं पे, वोल्टेयर एक्सपोज the demerits of the church, society and monarchy, but he also supported, but he is not in the favor of democracy. He is in the favor of monarchy.
ही इन द फेवर ऑफ दोज मोनार्की विच आर इन द फेवर ऑफ पीपुल, वैसे मोनार्की के फेवर में था जो कि जनता के हित में काम करे। तो 4 वो जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा ऐसा बात बोल के जनता को क्या किया, मोह लिया, मोटिवेट किया, जनता जाना कि हाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब पावर का सेपरेशन होना चाहिए। कौन बोला था? मॉन्टेस्क्यू अपने स्पिरिट ऑफ लॉ नामक बुक में। फिर बोला कि गवर्नमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए था। कौन बोला? रूसो बोला, ठीक है ना, अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक में। फिर बोला वोल्टेयर को कि राजतंत्र में सुधार करने की ज़रूरत है। कौन बोला? वोल्टेयर, राजतंत्र के फेवर में सुधार करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बोला ये, इसके बाद कौन बोला? लॉकी बोला क्या कि राजा का दैवीय सिद्धांत नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन ऑफ मोनार्की, डिवाइन पावर ऑफ मोनार्की। कौन बोला? लॉकी। याद हो गया, बहुत सारी चीज़ें याद ही हो गया, तो ऐसे ऐसे बोला, ठीक है। अब देखो ये जो बोला इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये जो इनलाइटमेंट लोग हैं, इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी। इम्पैक्ट ऑफ इनलाइटमेंट या फिर फिलोसफर आइडियाज ऑन पीपुल, मतलब प्रबोधन या फिर फिलोसफर के विचार का प्रभाव क्या पड़ा फ्रांस की जनता पे। तो इनके आइडियाज़ को डिस्कस करने लगा लोग, कहाँ पे? सैलून में। ये विचार कहाँ पर होने लगा? न्यूज़पेपर में छपने लगा, बुक में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के पढ़ रहा है, कोई स्पिरिट ऑफ लॉ निकाल के बुक पढ़ रहा है, कोई जॉन लॉकी का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट निकाल के बुक पढ़ रहा है। फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास फॉर रिवॉल्यूशन, इससे प्रभावित हुआ ना, ग्रोइंग मिडिल क्लास फॉर रिवॉल्यूशन। द पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑन मोनार्क, लोग क्या किए? मोनार्की पे सवाल उठाने लगे। पीपल बिलीव इन द प्रिविलेज शुड बी एंड बाय द बर्थ, प्रिविलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन द मेरिट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भूमिका निभाया। तो अगर तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि बताइए कि मिडिल क्लास का कहाँ हो गया, वो कहाँ चले गए रे? हाँ करो तो निकल दो, ऐसा नहीं ना है, इसी का नहीं सीखिए। यहाँ पे पूछेगा कि मिडिल क्लास ग्रो कैसे हुआ, तो बताएंगे, पहले इसे लिख के बता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे क्या कि कैसे मिडिल क्लास कौन था, ये सब बता दिए। फिर ग्रो कैसे हुआ, धनी कैसे हुआ, शिक्षित कैसे हुआ वो जाने। फिर फिलोसफर के विचार से प्रभावित कैसे हुआ, फिर फिलोसफर का क्या रोल है तो ये लिखेंगे। फिर फिलोसफर कैसे प्रभावित किया वो लिख देंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ा। समझ में आ रहा है? अब आइए, फिलोसफर पढ़ लिया, अब इस पे पर सवाल। हाउ डिड द ग्रोइंग मिडिल क्लास बिकम प्रॉस्परस? प्रॉस्परस मतलब धनी कैसे बन गए मिडिल क्लास, कैसे बने थे धनी? ओवरसीज ट्रेड करके, तो ए, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, जो थर्ड स्टेट है वह एजुकेटेड प्रोफेशन ये सब था इसमें, इसके बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो थर्ड स्टेट में ये लोग थे, लॉयर्स पढ़े लिखे ये लोग थे, ये सब बताइए कि इसके बारे में क्या है। तो दे बिलीव इन दैट द ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। गलत। बर्थ के अनुसार थोड़ी ना थे, मतलब इस सवाल में ये बोल रहा है कि उसका कौन कौन विचार विश्वास रखता था वो चुनना है, ठीक है ना। तो दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी, सही तो है, नो तो लिखा हुआ। अच्छा, नो लिखा हुआ। ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन हिज मेरिट। हाँ, मेरिट के अनुसार पे पर्सन का सोशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा सोसाइटी बनना चाहिए जो कि इक्वालिटी, फ्रीडम ये सब मिलना चाहिए, बात भी बोला था। दे वेर एजुकेटेड देयरफॉर दे वेर गिवन इक्वल वोटिंग ऑफ राइट। वोटिंग ऑफ राइट नहीं देगा अभी, वोटिंग ऑफ राइट तो नेशनल असेंबली के बाद ना, अब बाद में देगा। अब प्लस वोटिंग ऑफ राइट इक्वल मिलेगा भी नहीं, सिर्फ महिला को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, उसमें भी सबको नहीं मिलेगा, पहले धनी लोग को मिलेगा जो टैक्स पे करता था। तो इक्वल राइट वाला बात नहीं बोल रहा वोटिंग राइट के, ठीक है ना, सही फंसाएगा एग्जाम में, वो बाद में है। ABC, तो ABC ये लोग किस में विचार रखते थे, देखो कितना खतरनाक ऑप्शन मिला हुआ है, तो ये नहीं है, गलत। थर्ड स्टेट वोटिंग इक्वल राइट में विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो कौन सा ऐसा फिलोसफर है जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के खिलाफ है। कौन बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मतलब राजा के दैवीय सिद्धांत के खिलाफ? कौन है? लॉकी, ठीक है ना। लॉकी खा के बोला रॉकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉकी गवर्नमेंट क्या कर देगा, तो डिवाइन पावर। फिर बोलो स्पिरिट ऑफ लॉ किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। इसमें क्या बताया था मॉन्टेस्क्यू, क्या बताया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
सॉरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसेल बताया रूसो था। रूसो। हाँ। फिर यहाँ पे ये सवाल है, यहाँ पे देखो क्या है सवाल, द आइडिया ऑफ फिलोसफर वी डिस्कस इन इंटेंसिवली बाय इन द सैल्यून। हाँ, सैल्यून में इन लोग का विचार नहीं होने लगा था, डिस्कस होने लगा, लोग बैठ बैठ के पढ़ रहे थे। बात सही है, किसका? फिलोसफर का विचार फिलोसफर लोग का। डिस्कस करने लगा। दिस वेयर फ्रिक्वेंटली रीड और डॉट इन द ग्रुप बेनिफिट दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। हाँ, इनका विचार इतना तेज़ी से फैलने लगा कि जो लोग मतलब नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है, सैल्यूट में ही बात सुन ले रहा है, उसके विचार से प्रभावित हो जा रहा है, जो दूसरा कोई बोल रहा है, डिस्कस हो रहा था। ये भी दोनों सही है। फिर यहाँ पे बोल रहा है टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट किसका बुक है? ट्रूटी लॉकी। लॉकी का। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तुमको बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड का दिया हुआ है, इसमें बता दे रहे हैं एक चीज़ ऐसे, बाकी सब चीज़ तुम्हारे बुक का है, ये नहीं है। तो हम बता कुछ नहीं करना, मतलब ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि जो वर्ल्ड में हो रहा था और इफेक्ट, उससे भी फ्रांस के जनता को क्या मिल रहा था? प्रेरणा स्रोत मिल रहा था। याद रखेंगे कि 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसका इफेक्ट भी किस पे पड़ रहा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, वहाँ की जनता को। फिर अमेरिका का हम तो बता ही नहीं तो है बुक में कि अमेरिका का वहाँ जनता क्या चल लिया, अमेरिका क्या बन गया था? गणतंत्र, रिपब्लिक बना था पूरी दुनिया में सबसे पहला, जब वहाँ का रिवॉल्यूशन हुआ। तो वहाँ की जब सेना वहाँ का जब करा दिया गणतंत्र, उसको बना दिया, तो सोचा अपना देश में क्यों नहीं करा सकते हैं। तो एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ा था 1688 में, और एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। तुमसे ही पूछ सकता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा था? हाँ। जा कहाँ चले गए? आप जल्दी है ना, ये है। अब होगा तांडव। अब होगा क्या? तांडव। तांडव। अब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ये अलग टॉपिक है बुक में। अब हम लोग फिलोसफी क्या क्या पढ़े अभी लोग, हम लोग सोशल डिवीज़न देखे। उसी समय क्या हो गया था? टैक्स वगैरह इंक्रीज हो गया था। फिर टैक्स इंक्रीज किया तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़े थे, फिर उसके बाद क्या देखे? ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। उसके बाद फिलोसफर का रोल देखे, ठीक है ना। अब जब ये सब चीज़ हुआ तो फिर हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ पे? बेस्टिल के किला पे। वो फ्लैशबैक था बेस्टिल के किला पे, इतना चीज़ होगा तब हुआ था बेस्टिल का किला वाला बात, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इंटरवल पहले ही दिखा दिया था। अब है बेस्टिल का किला, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब किस तरीके से रिवॉल्यूशन ब्रस्ट हुआ, शुरुआत हुआ, क्रांति का घटनाक्रम। तो बताया था किस किस तरीके से हुआ था। एक तो फ्रांस डेब्ट में था, मतलब पूछेगा कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसका कारण क्या क्या था। तो फ्रांस कर्ज में था, हंगर बढ़ गया था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, फिलोसफर का आइडिया क्या हो रहा था, सब जान रहा था। तो ये आखिर ये घटना का बैकग्राउंड कैसे बना था, इससे बना। जब ये घटना का बैकग्राउंड होगा तो पहला ही क्रांति की क्या चीज होगा? बेस्टिल का किला, वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत होगा। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े? सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण पढ़े इतने देर तक, वहाँ का व्यवस्था समझे, समझ में क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया? फ्रांस का खजाना क्या हो गया था? द एम्पीयर ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। तो वहाँ पे दो वो, अब सुनो ना, वहाँ पे जब राजा सोचा कि यार अपने सलाहकार से पूछा है कितना त्राहिमाम बच रहा है देश में, तो अपने दो इकोनॉमिक्स को बुलाया। एक का नाम है केजनी, एक का नाम है टुर्गो। ये ध्रुव राठी भी बताया होगा केजनी और टुर्गो के बारे में। तो केजनी और टुर्गो के बारे में बुलाया, उसके बाद बोला कि आप हमको सलाह दीजिए क्या किया जाए। तो केजनी बोला, केजनी टुर्गो दोनों बोला क्या क्या क्रिटिसाइज किया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडवाइस लुइस 16 टू इंक्रीज टैक्स। वो बोला कि आपका जो इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है वो गंदा है, मतलब आप जो आर्थिक शोषण कर रहे हो खराब है, और सिर्फ केवल थर्ड स्टेट को कर रहे हैं, दो स्टेट मजा ले रहा है, सेकेंड को भी कीजिए तो भगा देता है दोनों को, पता कि पोस्ट से हटा देगा इन लोग को, हटा देगा। लेकिन फिर भी तैयार हो जाता, बाद में समझता है कि नहीं हमको तो करना होगा फर्स्ट और सेकेंड पर भी, इसके बिना उपाय नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड को अपनी टैक्स लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे लोचा क्या हो जाएगा, लगने देगा। सुनो ना पहले,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रांस के राजा को सब चीज़ का पावर है। फ्रांस के राजा को सब चीज़ का पावर है, जो चाहे फ्रांस में वो कर सकता है। केवल एक ही चीज़ को छोड़ के, साला टैक्स नहीं लगा सकता है, नया टैक्स नहीं लगा सकता है, इम्पोज नहीं कर सकता है नया। सब चीज़ कर सकता है लेकिन नया टैक्स किसी वर्ग पे इम्पोज नहीं कर सकता। अच्छा, तो गजब चीज़ हो गया। 30 लगा रहा है, सो क्या चीज़ था, टैक्स लगा रहा है, वो पहले से ना लग रहा है, पहले से व्यवस्था चल रहा है वहाँ के अति पे, ट्रेडिशनली उसी सिर्फ 30 स्टेट में नहीं लग रहा है। अगर उसको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पे टैक्स लगाना है तो उसको अधिकार नहीं है। तो जब टुर्गो और केजरी तो बोल दिया था कि आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे टैक्स लगाना चाहिए, तो ये भी मन में सोचा कि हाँ ये बात तो सही बोल रहा है। तो पूछता टुर्गो केजरी क्या चीज़ था, फिलोसफर था, हिस्टोरियन था, इकोनॉमिक्स था, क्या चीज़ था, इकोनॉमिक्स, आर्थिक सलाहकार राजा का। तो बोल दिया हाँ यार हमको तो टैक्स लगाना चाहिए, ये बात सही बोल के गया ये बंदा, टैक्स लगाना चाहिए। तो कितना भी जोड़ चीज़ होने वाला। तो फ्रांस के राजा को सब पावर है, केवल टैक्स नया वर्ग पे नहीं लगाने को। तो कैसे होगा, उसको लगाना भी है, अपना नाम फंसे भी नहीं तो वो तो विद्रोह कर देगा ना, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट भी, वो थर्ड स्टेट से लात खाइए रहा है, वो दोनों से लात खाने लगेगा। तो सोच रहा कि काम भी हो जाए और भैंस भी ना मरे, भैंस भी मर जाए बिन भी ना टूटे। तो उसके पास एक उपाय है, याद रखेंगे। ये पूछेगा भी कि फ्रांस के राजा को टैक्स लगाने का अधिकार था, तो बोलना नहीं, बच्चा मार देगा। हाँ बहुत क्रिटिकल बात है। तो फिर कैसे लगेगा टैक्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लुई 16 प्लान टू इंक्रीज टैक्स, लेकिन मोनार्क डिड नॉट पावर टू इम्पोज टैक्स, लेकिन मोनार्क के पास पावर नहीं था। तो किसके पास पावर है फ्रांस में टैक्स लगाने का, बताओ पढ़े थे तो। स्टेट जनरल के पास ही है फ्रांस में नए वर्ग पे टैक्स लगाने का। स्टेट जनरल, स्टेट अलग चीज़ है, वो सोशल डिवीज़न है, एक स्टेट जनरल है। बोले बहुत कन्फ्यूजन लगता और कन्फ्यूजन होगा, अगर 5-6 संस्था और मिलेगा ये। स्टेट जनरल को पावर है, बताया जाएगा, उसको पावर है फ्रांस में टैक्स लगाने का। ठीक है, तब क्या करेगा, एक संस्था, स्टेट जनरल मोटा मोटी समझ जाओ किसको बोलेंगे, कि संसद होता है ना, संसद, छोटा सा संसद, टेम्पोररी संसद बुलाना, वो सही टाइप है जिसका रेगुलर बैठक ना हो पाए। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ड्यूमा बुलाता है राजा कोई चीज़ को करने के लिए। फ्रांस का राजा तो सब चीज़ करिए रहा अपने से, इसको खाली टैक्स से बुला नहीं कर सकता है। तो एक संसद है, पार्लियामेंट टेम्पोररी, इसको बोलते हैं स्टेट जनरल। तो राजा क्या कहेगा, इस फ्रांस में टैक्स लगाने की शक्ति किसको है, स्टेट जनरल को। और स्टेट जनरल है क्या, हम बताएंगे। तो एक मीटिंग है, एक संस्था है जिसमें सब लोग बैठेंगे। ठीक है, तो राजा बुलाएगा 5 मई 1789 को। क्या बुलाएगा, 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को। अभी एक डेट याद रखेंगे यहाँ पे, ये कैसे 5 मई 1789 से हम लोग बेस्टिल का किला पर जाएंगे, कब होगा, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, कैसे पहुँचेंगे अभी देखेंगे, मई चल रहा है, जून जुलाई में पहुँचना हम लोग को। तब 5 मई को बुला लिया, तो क्या करेगा राजा, बुलाएगा यहाँ पे, राजा बुलाएगा। तो on 5 मई 1789 लुई 16 कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मतलब पूछा कि राजा कब बुलाया था स्टेट जनरल का बैठक, 5 मई 1789। क्यों, टैक्स इम्पोज करने के लिए, न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए। अब यहाँ पे तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेट जनरल क्या है, तो स्टेट जनरल तुमको बता रहे हैं क्या है। तो स्टेट जनरल के बारे में यहाँ पे बताया कि स्टेट जनरल क्या है, पॉलिटिकल बॉडी है, क्या है, पॉलिटिकल बॉडी, राजनीतिक संस्था है। ठीक है, समझो कुछ संसद टाइप का, जिसमें सारे लोग बैठते हैं, सारे ग्रुप का लोग बैठेंगे। टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि हर एक स्टेट जो होता था, स्टेट हाँ, 3 वो ग्रुप था, हर एक कोई अपना अपना क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपना अपना आदमी भेजेगा। जैसे फर्स्ट स्टेट है ना, स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो है, स्टेट नाम का कोई स्टेट है, समझते रहो। ठीक है ना, स्टेट जो है, पहला स्टेट जो है अपना 300 आदमी भेजेगा। दूसरा, उसका हर एक स्टेट का वोटिंग का वैल्यू कितना है, 300 आदमी का वोटिंग का वैल्यू कितना है, 1 है। 300 का 300 नहीं है, 300 का 1 है।
सेकेंड स्टेट भी अपना इस मीटिंग में भेजता है 300 रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी क्या है, एक है। थर्ड स्टेट भी है 300 रिप्रेजेंटेटिव है, इसका भी वोटिंग का वैल्यू कितना है, एक है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग को बता दे रही है यहाँ पे, फ्रांस में टैक्स लगाने की शक्ति किसको है, स्टेट जनरल। तो क्या इससे पहले कभी बैठक हुआ था स्टेट जनरल का, नहीं। स्टेट जनरल का बैठक होगा लुइस 14 के समय हुआ था, सीधे 175 साल बाद बैठक हुआ था। अभी कुछ में हुआ था, 1614 में हुआ था एक पिछला बैठक, अब हो जाएगा 5 मई 1789 को। मतलब 175 साल बाद बैठक हो रहा है, मतलब कि समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट बैठक होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, अब बैठक हो रहा है। अच्छा ये देखो बैठक हो रहा है, थर्ड स्टेट तो कहता ही था कि आप ऊपर वाले से भी टैक्स लीजिए, फिर थर्ड स्टेट क्यों ऐसा करेगा, क्यों रिवॉल्यूशन होगा, बात तो उसी का होने जा रहा है, और राजा भी उसका बात मान रहे थे। देखो लेकिन होगा ही नहीं, देखो कहाँ पे लुचा फंसेगा। बट द थर्ड स्टेट डिमांडेड ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, बट द किंग रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, देन द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकेड आउट द स्टेट जनरल। देखो क्या होगा, ऐसे समझो, मान लो कि ये स्टेट जनरल है, ठीक है, मीटिंग हो रहा है, 300 आदमी इसका है, इसका वोट का वैल्यू कितना है, एक। किसका, फर्स्ट स्टेट का, फर्स्ट कलर की, ये सिर्फ 300 आदमी इसका है, इसका वोट का वैल्यू कितना है, एक। फिर यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इसका भी, इसका 600 आदमी है, किसका, थर्ड स्टेट में कितना आदमी है, 600। रिप्रेजेंटेटिव कितना बेचता है, 600, इसका वोट का वैल्यू कितना है, एक। एक ही है इसका वोट का वैल्यू, फिर तो गलत है। देखो अभी गलत क्या है, पहले देखो, जब भी फ्रांस में कोई चीज़ होता था ना, अगर कोई चीज़ करवाना है तो ये दोनों आपस में मिल जाता था, दो एक हो जाता, मतलब वो एक से हार जाएगा, ये दोनों एक दो जीत जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग अपने ऊपर टैक्स काहे लगने दे, नहीं देगा, ठीक है ना, तो ये दोनों एक हो जाता। तब फ्रांस की जनता बोला कि देखो मीटिंग बोला तुम अच्छा काम किया, लेकिन तुम ऐसा करो, इसमें जो 300 का एक वोट मान रहा है ना, 300 एक वोट नहीं, 300 का 300 वोट मानो, मतलब हर एक आदमी को दे दो वोटिंग करने का अधिकार, 300 का 300, ठीक है। इधर हम लोग को भी एक एक वोट दे दो, 600 ऐसा ही पूरा जाएगा, उधर नहीं पूरेगा, अभी भी तो 600 हो गया। देखो लोचा कहाँ फंस रहा है, यही ये लोचा 300 को बोल रहा है ना एक एक वो दे दो, इधर भी तो बोल रहा है 300 का एक एक वो दे दो, तो 600 इधर भी हो गया, 600 इधर भी, तब भी तो टाई हो गया। अब कैसे होगा, तो फिर क्यों बोल रहा है ऐसा, बताओ, पढ़ा है चैप्टर तो, क्यों बोल रहा है ऐसा, अभी एक एक वो दो, एक एक वो तो टाई तो हो गया अभी, राजा ही लोग के साथ है, किस लोग के साथ है, थर्ड राजा वोट नहीं कर सकता, क्यों बोला, चलो देखो बताते हैं। जो चर्च का तो छोड़ दो, 300 का 300 चर्च करे, सॉरी, ये जो कलरगी है चाहे नोबिलिटी है, तो सब ये सब अपने भी इस व्यवस्था से खुश नहीं थे, ये लोग चाहते थे ये लोग के सपोर्ट में, इसी में आएगा अब्बेसियाज, मीरा बाऊ जो था नोबल फैमिली का था, और अब्बेसियाज आएगा कलरगी फैमिली का, और ये थर्ड स्टेट को सपोर्ट करेगा। ऐसा बहुत सारा लोग था जो सेकंड फोर्थ स्टेट में था, लेकिन सबको तो नहीं गलत हो सकता है ना, देख सकते गलत हो रहा था, वो समझ रहा था कि गलत हो रहा है, तो उसके सपोर्ट में भी था, तो सोचा कि 600 तो मैं से पूरा ही लेंगे, गलती से भी एक दो वोट उधर इधर हो जाएगा, अब तो होना ही है, तो हम लोग जीत जाएंगे, अपना बात मना लेंगे। राजा बोला कि ना ये सब नहीं चलेगा, हमको पता है कि तू कथी सोच रहा है, ठीक है ना। राजा के विचार से तो ऐसे भी सब सहमत नहीं हो सकता है, ना ही कलरगी के विचार से, तो इसी में से मीरा वो अब्बेसियाज नामक जो लोग हैं, ये थर्ड स्टेट का सपोर्ट करता है। तो ये मीटिंग क्या हो गया स्टेट जनरल का बंद, तो यहाँ से सवाल पूछेगा, अच्छा अभी पहले सवाल छोड़ो पहले, बाद में तो उसके बाद फिर होगा क्या, तो वहाँ से निकल के उठ गए मीटिंग में से। तो 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को ये लोग क्या करता है, टेनिस कोर्ट में शपथ लेगा। पहले तो राजा के हॉल में शपथ लेने वाला था, लेकिन राजा हॉल बंद कर दिया, लेकिन 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में ओथ लेता है। पूछेगा टेनिस कोर्ट ओथ क्या है, कब हुई घटना, 20 जून को, 20 जून 1789 को। 14 जून तो वो फिर वर्साइल तोड़ दिया है क्या, ना जून जुलाई में ना पगला, अभी सुनते रहो पहले। 20 जून 1789 को ये लोग शपथ लिया। कौन शपथ लेता है यहाँ पे, थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट नहीं,
थर्ड स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है 600, वो शपथ लेता है, पूरा लेता है लेकिन मेनली वो रोल निभाएगा। उन लोग कहता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ इन नेशनल असेंबली। उन लोग अपने आप को संसद बना लिया। जैसे स्टेट जनरल था, बोला कोई स्टेट जनरल नहीं है, अब नेशनल असेंबली होगा। अपने आप को क्या घोषित किया? संसद, नेशनल असेंबली। संसद घोषित किया। कहाँ पे? ग्राउंड ऑफ वर्साइल। वर्साइल में ही जगह था, टेनिस कोर्ट के यहाँ पे खेलते थे, वहीं पे शपथ ले लिया। टेक ए ओथ, क्या चीज़ का ओथ लिया? कि हम लोग ऐसा संविधान बनाएंगे कि जिससे राजा का शक्ति कम होगा। कसम खाया 2 चीज़ का, हम लोग ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे राजा का शक्ति कम होगा। और अपने आप को क्या घोषित किया था ये लोग? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कब? 20 जून 1789 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए ओथ टू ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, ठीक है ना, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, घोषित करके कसम खाया हम, और क्या किया, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो राजा की शक्ति कम करेगा। राजा बहुत उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो थर्ड स्टेट था, जब थर्ड स्टेट कहाँ पे कसम खाया था? 20 जून 1789 को। टेनिस कोर्ट की घटना उसी को बोलते हैं। अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और संविधान बनाना था। अपने आप में आंदोलन शुरू किया कि नहीं किया? अब इस आंदोलन को कोई नहीं तो कोई लीड करेगा। तो जो थर्ड स्टेट जो था, उस आंदोलन को कौन लीड किया था? लिखा किसके नेतृत्व में एकत्र हुए ये लोग? नेशनल असेंबली किसके, कोई नहीं तो कोई हेड होगा इसका। आंदोलन का नेता कौन बना? अब 600 लोग बैठा था, तो 600 लोग थोड़ी ना नेता बन जाएगा, उसमें से कोई 2 बनेगा। एक क्यों कोई बन सकता है, लेकिन 2 नेता बना। एक बना मीरा बाऊ, एक है अब्बेसियास। अब देखो मीरा बाऊ अब्बेसियास, मीरा बाऊ था ना, ये नोबल था। हाँ, तो वही ना बोले सेकेंड स्टेट का था, लेकिन ये फिर भी थर्ड स्टेट के सपोर्ट में आके नेता बन गया। अच्छा काम कर रहा, अच्छी बात है। अब्बेसियास जो है लड़की था, एक लड़की फैमिली में था, ठीक है ना। तो इस मीरा बाऊ सेकेंड स्टेट का, अब्बेसियास फर्स्ट स्टेट का था। लेकिन जब मीरा बाऊ था, ये अगेंस्ट था क्या? फीडरल प्रिविलेजेस। फीडरल प्रिविलेजेस मतलब बताया ना, सामंतवादी विशेष अधिकार, जमींदारी वगैरह के विरोध में, ठीक है ना। और ये सपोर्ट करता था क्या? हाँ, ये सपोर्ट किया। तो पूछता है कि ये टेनिस कोर्ट की घटना के बाद जो थर्ड स्टेट या नेशनल असेंबली का कौन हेड बना? अब्बेसियास और मीरा बाऊ। नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के द्वारा बनाया गया 20 जून 1789 को, उसका हेड कौन बना था? मीरा बाऊ और अब्बेसियास। मीरा बाऊ कौन था? बॉर्न हुआ था नोबल फैमिली में। किसके अगेंस्ट था? इसका विचार अपना कैसे था? फीडरल प्रिविलेज के खिलाफ। ये क्या अपने एक बुक फिर उसके बाद लोगों को अपने बारे बताया और उसके बाद भीड़ इकट्ठा किया। कहाँ पे? वर्साइल में। अब्बेसियास का क्या रोल है? तो ये बॉर्न हुआ था प्रीस्ट फैमिली में, और एक कौन सा बुक लिखा? व्हाट इज थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट क्या है? ये बुक कौन लिखा था? फर्स्ट अब्बेसियास। इसी में लोगों को अपना विचार देके बताया, ठीक है। अभी तो कभी क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ चले गए हम लोग? ये अभी हम लोग क्या समझे कि क्या समझ रहे थे? ये नया टैक्स इम्पोज करना था राजा को। तो उसके लिए क्या किया? 2 इकोनॉमिक्स का सलाहकार लिया था। किसका? क्वाजनी और ट्रेजरी नाम का एक आदमी था। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी का बात माना। नया टैक्स इसको इम्पोज करना था राजा को। तो क्या बुलाया? स्टेट जनरल का बैठक बुलाया। स्टेट जनरल का बैठक कब हुआ था? 175 ईयर्स बाद। पहला बार हुआ था 1614 में, लास्ट टाइम फिर हुआ 5 मई 1789 को। सर 5 मई 1789 को राजा तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। उसी को बोलते हैं स्टेट जनरल, जिसमें पहला का था 300, दूसरा का भी था 300, तीसरा का था 600 आदमी। सभी को एक एक वोट का अधिकार था। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट था, ये बोला कि सभी रिप्रेजेंटेटिव को एक एक वोट दो। बट थर्ड स्टेट डिमांड ऑल रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव ए वैल्यू ऑफ 1 वोट, ठीक है ना, मेंबर ऑफ 1 वोट। लेकिन राजा क्या किया? इसके बात को नहीं माना। क्या किया राजा? इसके बात को नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। राजा डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट एंड थर्ड स्टेट वॉकेड आउट फ्रॉम स्टेट जनरल। थर्ड स्टेट कहाँ से आ गया? बाहर आ गया स्टेट जनरल। इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए इतना, वॉकेड आउट फ्रॉम स्टेट जनरल। और उसके बाद क्या हुआ? कौन सा घटना होता है? टेनिस कोर्ट की घटना। अब कब होता है? 20 जून 1789 को। वहाँ पर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट टेक ए ओथ एंड
डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली, Assembly. अपने आप को क्या घोषित करता है, National नेशनल असेंबली, Assembly. एंड कसम खाता है take oath to drafted a constitution which limit the power of monarchy, Monarchy. और कसम खाता है कैसा संविधान बनाएंगे जो मोनार्की को क्या करे, लिमिट पावर कर दे। उसके बाद फिर क्या होता है, तो थर्ड स्टेट का जो नेशनल असेंबली है उसका लीड कौन करता है, मीराबाऊ और अबिसियास। मीराबाऊ कौन था, नेवल फैमिली का, अबिसियास कैसा का फैमिली का था, क्या था, क्लर्की का। और मीरा अबिसियास अपना बुक निकालता है कौन, व्हाट इज थर्ड स्टेट, उसमें बताएगा, और ये किसके खिलाफ था, मीराबाऊ अगेंस्ट प्रिविलेज ऑफ फीडबल सिस्टम, ठीक है। अब जब ये सब हो गया, यहाँ तक हो गया, समझ में आया, जब ये हो गया तब उसके बाद माहौल तो तैयार है, राजा बात नहीं माना तो राजा के खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा ये लोग। तब यहीं पे एक अगला टॉपिक है सिटीजन वर्सेस किंग। यही है सिटीजन वर्सेस किंग, मतलब कि वेस्टाइल की घटना। यहीं से फ्रांस का क्रांति आरंभ हो गई, जहाँ से चैप्टर हम लोग शुरू किए थे आज। तो व्हेन नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। इसी समय राजा वहाँ पे कुछ ब्रेड वगैरह का मामला हो रहा था कि ब्रेड का दाम महंगा हो गया था। हाँ, और कोई हल्ला कर चली दिया गई कि राजा आ रहा है मारने, ठीक है ना, राजा अपने सेना को, तो लोग भड़क गया। जब ये लोग क्या कर रहा था, नेशनल असेंबली अपना एक संविधान बनाने में बिजी था। तो जब नेशनल असेंबली अपना संविधान बनाने में बिजी था वर्साइल पे ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये लोग क्या कर दिया था, कोई हल्ला कर दिया था। इवेंट इन द कंट्री साइड, कंट्री के उसके बाद क्या हो गया था फिर 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, क्राउडेड स्टॉर्मेंट एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। यहीं से क्रांति आरंभ हो गया, बेस्टाइल का किला तोड़ के। कंट्री के अंदर भी कुछ हो रहा था क्या उस समय, हाँ हो रहा था। जो पीजेंट थे वो क्या कि अटैक करने लगे चेटवैक्स पे। चेटवैक्स मतलब क्या होता है, इनसाइड चेटवैक्स मतलब होता है कि घर, समझ जाओ, जमींदार लोग का घर पे अटैक करने लगे। पूछता है चेटवैक्स क्या होता है। लूटेड ग्रेन एंड बर्न डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स था उसको जलाने लगे और ग्रेन्स को लूटपाट मचने लगा, ठीक है। ये यहाँ समाप्त हुआ। 1710 में जब फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई तो इसमें फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, 2.8 करोड़। नेशनल असेंबली करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया। मतलब नेशनल असेंबली एक डिग्री पास किया कि हम लोग फीडबल टैक्स को समाप्त करेंगे, कब, 4 अगस्त 1789 को। याद करना होगा डायरेक्ट। एक ऐसा नेशनल असेंबली कौन है बता तो, कौन है नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट का 600 रिप्रेजेंटेटिव जो मिल के बनाया था, हम संविधान बनाने वाले हैं, जो 20 जून 1789 को अपने आप को वही बोला था कि फेडरल सिस्टम को अंत करेंगे, टैक्स को भी खत्म करना है। तो कब एक लॉ पास किया नेशनल असेंबली, 4 अगस्त 1789। 20 जून को तो वो अपने बैठक कर रहा है। अगला महीना कौन आने वाला, जून जुलाई अगस्त। जुलाई को तो हमला कर दिया, अगस्त को कानून बना दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि इन फ्रांस द ओल्ड रिजिम मोनार्क डिड नॉट हैव ए पावर टू इम्पोज द टैक्स अकॉर्डिंग टू द हिज एलोन। सही बात है, फ्रांस में ओल्ड रिजिम व्यवस्था में मोनार्क को पावर था कि टैक्स लगा सके, है ना। राजा सब कुछ कर सकता है लेकिन टैक्स नहीं। तो बिना स्टेट जनरल के बैठे के टैक्स लगा सकता है, तो वही सेकंड लाइन बोलना है। He had called a meeting of state general and passed the proposal of new tax। हाँ, राजा को शक्ति पावर नहीं था कि टैक्स लगाने के, तो मीटिंग बुलाते हैं कि ए और बी दोनों सही है और ए और बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। समझ में आ रहा है। Who was the state general? स्टेट जनरल कौन था, बताओ क्या था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक असेंबली था, एक पॉलिटिकल बॉडी इंस्टीट्यूशन था या बॉडी था, विच कंप्राइजेज ऑफ ऑल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से मिल के बना था, जिसमें फर्स्ट स्टेट के पास 300 रिप्रेजेंटेटिव भाग लिया, एक वोट, ऐसे करके बताए थे। तो क्या चीज़ था, पॉलिटिकल बॉडी था, से पूछेगा, एक राजनीतिक संस्था था। अच्छा, फ्रांस की जो जनता थर्ड स्टेट का अपने आप को एक संस्था बनाया, उसका नाम क्या चीज़ था, जो संविधान बनाएगा, नेशनल असेंबली। समझ में कम डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है बच्चा। स्टेट जनरल नेशनल असेंबली को एक चीज समझ लेता है। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 ने कॉल किया बैठक, क्यों किया था बताओ तो। क्योंकि वो टैक्स बढ़ाना स्टेट जनरल का क्या चीज के, टू इंक्रीजिंग न्यू टैक्स, कर लगाने के लिए, कि वोटिंग राइट देने के लिए, कर लगाने के 5 मई 1789 को राजा स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाया था, तो कर लगाने के लिए।
इसमें समझ में आ रहा है ना? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट जनरल मीटिंग 5 मई 1789। 5 मई 1789 का एक बैठक किया था राजा, तो उसमें क्या क्या हुआ था? थर्ड स्टेट नहीं माना। थर्ड स्टेट बोला सभी वॉक आउट फ्रॉम द स्टेट जनरल। हाँ, और एक चीज और बता रहे, नोट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो। थर्ड स्टेट में 600 लोग थे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो पता है कि थर्ड स्टेट बहुत घोंच मोच से बना था ना, सब लोग महिला थी, कारीगर थे, पीजेंट्स लोग था, हाँ, ये लोग से मिल के बना था थर्ड स्टेट। तब क्या कारीगर भी कोई जो 600 लोग है तो पढ़ा लिखा जो ग्रोइंग मिडिल क्लास जो पढ़ लिख लिया था वही रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था। इसमें कोई पीजेंट्स नहीं था थर्ड स्टेट का, कोई कारीगर नहीं था। तो ना बैठा देगा बातचीत करने। तब बोला कि तुम बाहर निकल जाइए, अभी बाहर निकलिए वो लोग नहीं था यार। लेकिन इसको सवाल में पूछता है फंसा के। द फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव इस सही है। द थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव सही है। द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई पीजेंट्स आर्टिस्ट एंड वुमेन गलत। थर्ड स्टेट में नहीं, प्रोस्परस एंड एजुकेटेड लोग वो कर रहे थे, मिडिल क्लास लोग था। तो सी गलत है। सी महिला, कारीगर, किसान ये लोग भले ही थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं लेकिन भगा दिया, लेकिन इसको स्टेट जनरल में नहीं बैठने नहीं दिया था। लेकिन अभी भी सपोर्ट में, तो लोग सोच आप ठीक है कोई बात नहीं, हम तो आप अभी लोग के लिए कर रहे, क्या हो गया बेचारा, ये लोग मायूस हो गए। लेकिन कहा कोई बात नहीं, हम लोग को क्या, हम लोग को तो कर लगवाने से मतलब है, तू लगवाओ चाहे हम लगवाओ, अपने को बस पानी निकालना है। तो सी गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इन द मीटिंग द स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड, क्या डिमांड किया था कि हर एक को क्या डिमांड किया था, हर एक मेंबर को एक वोट का वैल्यू होना चाहिए। थर्ड स्टेट जिनकी जनसंख्या 600 थी वो बोलते थे कि सभी को एक वोट का अधिकार मिले, तो क्या होगा सही? ईच मेंबर स्टेट शुड बी हैव वन वोट। अब यहाँ पर क्या है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई, मतलब नेशनल असेंबली को क्यों बुलाया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों बुलाया गया, क्यों बनाया गया? ये मिडिल क्लास को, ये थर्ड क्लास को उभारा जा सके। वो टैक्स को नेशनल असेंबली, कंफ्यूजन होता है। नेशनल असेंबली क्यों बना था, कब बना था? 20 जून 1789। दो ही उसका उद्देश्य था, एक तो ऐसा संविधान बनाना है जो राजा की शक्ति कमी कर दे, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन हु लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की। और दूसरा क्या चीज था, डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। तो फ्रांस का संविधान बनाने के लिए ताकि राजा की शक्ति सीमित कर दे, ठीक है ना। कि ऐसा था कि सम्राट, कि राजा को राजगद्दी छुड़ा के भगाने के लिए, ऐसा नहीं कि बोल रहा कि तू बन दो तो शक्ति लेकिन कमी करेंगे, तू बैठा रहा। अभी भी लोग के दिमाग में रिपब्लिक वाला ख्याल नहीं आया था। सही बात। चलिए यहाँ पे देखो और कहाँ गया। 20 जून को वर्साई के तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कौन किया? मतलब कि वर्साई में हुआ था टेनिस वोट की घटना 20 जून 1789 को। नेशनल असेंबली बनाया था ए बी मीरेबाव और अब्बेसियाज, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से निकल के ये लोग किया था, चला आया था। हाँ चलो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ कहाँ हुई थी? वर्साई में। कब ली गई थी? 20 जून 1789 को। और इसी समय दो चीज हुआ था, नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का शक्ति लिया, और अब बोला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जो राजा की शक्ति को क्या करेगा, लिमिट। तब एक क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे बुक में कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का संविधान बनना कब से शुरू हुआ था? 20 जून 1789 को, ठीक है ना। और ये नेशनल असेंबली का हेड कौन बना था? मीराबाव और अब्बेसियाज, ठीक है। गिलोटिन क्या था? तो लोगों को सिर काटने वाला एक मशीन था, ब्लेड लगा के, तुमको भी गिलोटिन कर दिया जाएगा नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। नहीं छोटू को गिलोटिन कर दिया जाएगा। मनुष्य और नागरिकों का अधिकार की घोषणा कौन प्रेरित था? देखो अधिकार की बात सबसे पहले कहाँ हुई थी देश में? राइट्स की, अमेरिका में। लेकिन पूछे लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, सब का बात तो पड़े, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है प्राचीन फ्रांसीसी राष्ट्रतंत्र में स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या चीज था? कर लगाना। स्टेट जनरल क्यों बुलाया था? कर लगाने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास। इतना पढ़ने के बाद अब तुमको कंफ्यूजन नहीं और बचेगा, जैसा स्टेट जनरल कौन होता है, नेशनल असेंबली कौन है, इसके रिस्पॉन्स में बना था नेशनल असेंबली। फ्रांस के सम्राट
लुईस 16 नए करों का प्रस्ताव अनुमोदन करने कब बैठक बुलाया था? 5 मई 1789 को। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन 20 जून 1789 को। एक लॉ पास किया था, बता दो इतना पड़े हो भी कि 4 अगस्त 1789, जो कि फ्यूडल सिस्टम कम करे और टैक्स हटाने वाला। निम्न में से कौन फ्रांस में कौन सा राजनीतिक संस्था थी जो तीनों स्टेट का अपना प्रतिनिधियां भेजते थे? कौन थे तीनों स्टेट का प्रतिनिधि जिसमें शामिल था? स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, कौन? स्टेट जनरल। नेशनल असेंबली में तो खाली थर्ड स्टेट का था, ठीक है ना। फिर ये बताओ स्टेट जनरल का हान तीसरे स्टेट में नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? स्टेट जनरल का कब बताया गया था? 1789। कब? 1789 में कब? 5 मई 1789 को। पहला बैठक हुआ था, इससे पहले बैठक हुआ था 1614 में, 175 साल बाद। इसका उद्देश्य क्या चीज था? कर लगाना। फिर उसके बाद 2.8 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बताओ, ये तो हो ही गया कि 4 अगस्त 1789 को कौन लॉ बनाया था? नेशनल असेंबली। वैसे विधानसभा है या क्या संसद की तरह काम कर रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ तक रहने दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह।